हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल राठौड़। आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। तो कल अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे तो उसकी अपन बात कर चुके थे, मतलब है ना, सर्टोली सेल्स की वगैरह सारी बात हो चुकी थी। तो अपन पार्ट 2 के अंदर अभी जा चुके हैं। पहले मैंने कल जो था पार्ट 1 मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि सर्टोली सेल्स के क्या क्या कार्य होता है। इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करना होता है ना। और नर्व सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि स्पम्स को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और ब्लड ब्रेन टेस्ट इज बैरियर का भी कार्य करती है। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं वापस अगला लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ही अपन वापस आज दूसरा जो पार्ट है उसका वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और कल के लेक्चर में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको उस बारे में मतलब वापस आपको रिप्लाई देके उसका जो आंसर होगा वो मैं बता दूंगा। तो आज अपन सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कि शुक्र जनन नलिका जो अपन ने कल पढ़ी थी, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो आपने देखा था जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर इतने सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इस टाइप में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो होती है उसमें क्या था, प्रेजेंट होती थी 1 से 3 ऐसी प्रेजेंट होती थी। तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है उसमें अपन ने किसको, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में अपन नर जनन कोशिका की और सर्टोली कोशिका की कल अपन बात कर चुके थे। यानी कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर अंदर की तरफ जो पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है वो होती है आपकी नर जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है उसके बाहर जो स्पेस पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस पाया जाता है उसके इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली क्षेत्र भी कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली क्षेत्र में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि अंतराली कोशिका पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती है, आपकी डिप्लॉयड होती है। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेडिंग कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। लेडिंग कोशिकाएं जो होती है वो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बाहर पाई जाती हैं। जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस होता है उसे इंटरस्पेशियल स्पेस भी कहा जाता है। इस स्पेस के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, आपकी लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। या इंटरस्पेशियल स्पेस में पाई जाने की वजह से इसको लेडिंग सेल्स को अपन इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया, और ये आपको लेडिंग सेल्स होती है, ये आपकी लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल कोशिका होती है। ये जो होती है वो आपके एंड्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एंड्रोजन का मतलब जैसे आपके जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक किस प्रकार का हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो कि आपका नर लैंगिक हार्मोन होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक प्रकार स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। तो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन के काम क्या होते हैं, वो वैसे मैं आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल के अंदर दाढ़ी मुंह चलाने में कार्य करता है। जो मूंछें आ रही है और जो ये दाढ़ी आ रही है उसमें क्या किसका योगदान होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का योगदान होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है, और ये लो पिच वॉइस मेल के अंदर लो पिच वॉइस होती है, वो किसकी वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। क्या, आपकी लो पिच वॉइस। और फीमेल के अंदर जो आपकी हाई पिच वॉइस होती है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के बारे में देखना है अभी अपन को। तो टेस्टिस के बारे में अपन क्या देख सकते हैं, ये जो टेस्टिस की जो मैं आपको संरचना बताना चाह रहा हूं उसके बारे में अपन देख सकते हैं। ये जो आपको टेस्टिस के अंदर आपको ये जो दिख रहे हैं ना, इसको अपन मैंने कल ही बता दिया था कि जो इसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, जिसकी जो संख्या 200 से 250 होती है। किसी भी टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, 200 से 250 होती है। ठीक है, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की नलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई दे रहा है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। कितनी होती है आपके, 1 से 3। समझ आ रहा है ना, के ऊपर सो के जा रहा है, ज्यादा फास्ट है क्या। मैंने बोला कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये आपके इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या था, आपके 1 से 3 क्या पाई जाती है, ये आपकी सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस की जो नलिकाएं होती है वो आगे जाके किसमें खुलती है, ट्यूबली रेक्टी के अंदर। ट्यूबली रेक्टी आपका स्टार मार्क है, ऑप्शनल है, याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जो आगे जाती हैं और ट्यूबली रेक्टी के अंदर खुल जाती हैं, और ट्यूबली रेक्टी आगे जाके किसमें खुलता है, रेटे टेस्टिस में। ट्यूबली रेक्टी जो होता है वो आपका आगे जाके रेटे टेस्टिस में खुलेगा। रेटे टेस्टिस आगे जाता है आपका वाजा एपरेंशिया के अंदर। किसमें खुलता है, आपका वाजा एपरेंशिया। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, टेस्टिस के जो अंदर होती है उसे वाजा एपरेंशिया, ये देख लो आप। ठीक है,
उसके बाद आपकी एपिडिडाइमिस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मैंने बताया जो ये आपका स्पर्म का पाथवे है, किस प्रकार का स्पर्म का पाथवे होता है, स्पर्म का पाथवे है, ठीक है। तो स्पर्म का पाथवे क्या है, ये इसमें सेमिनिफेस ट्यूब्यूल सबसे पहले कहां जाएगा आपका, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, पाथवे ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये आपका कहते हैं स्पर्म का पाथवे है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, पाथवे ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले अपन क्या देख सकते हैं कि पाथवे ऑफ जो स्पर्म है उसके अंदर सबसे पहले मैं अपन देखेंगे सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बारे में, कि जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स स्पर्म का पाथवे कैसे होता है। सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स से आपके ट्यूबली रेक्टी, रेटेटेस्टिस है वाजा एफरेंशिया, ये देख सकते हो आप। सबसे पहले सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स से आपका ट्यूबली रेक्टी कहता है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से आपका ये ट्यूबली रेक्टी, रेटेटेस्टिस और वाजा एफरेंशिया, और ये सारी की सारी इन सभी को सम्मिलित रूप से अपन इंट्रा टेस्टिकुलर के ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबली रेक्टी, रेटेटेस्टिस और वाजा एफरेंशिया को मिला देते हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से अपन इंट्रा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। क्यों, आप खुद देखिए, सारी की सारी जो नलिकाएं होती हैं वो वाजा एफरेंशिया तक है, ये सब क्या था, टेस्टिस के अंदर है, टेस्टिस के बाहर कोई भी नलिका नहीं है। इसीलिए इन सबको सम्मिलित रूप से इंटरटेस्टिकुलर लोब्यूल या अंतरावर्षण नलिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो नलिकाएं होती हैं वो वर्षण के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको इंटरटेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहा जाता है। अभी अपन डिस्कशन जैसा कि मैंने आपको सबको पूरा बता दिया है, उसके बाद अपन देखते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबली रेक्टी, रेटेटेस्टिस और वाजा एफरेंशिया, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। वाजा एफरेंशिया को अपन इफेरन डेक्टुलस या इफेरन नलिका भी कहा जाता है। ये मैंने बताया कि सभी नलिकाएं वर्षण के भीतर उपस्थित होती है, इसलिए इसको अपन इंटरटेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कशन करने चर्चा है, आप अपन आगे देखते हैं। पहली जनन नलिका जो वर्षण के बाहर उपस्थित होती है, पहली जनन नलिका जो वर्षण के बाहर उपस्थित होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एपिडाइडेमिस कहा जाता है। कैसे, डायग्राम देखिए, ये आपकी पहली जनन नलिका है जो वर्षण के बाहर उपस्थित होती है। पहली जनन नलिका जो वर्षण के बाहर उपस्थित होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एपिडाइडेमिस कहते हैं। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जो कि टेस्टिस के बाहर पाई जाती है, और ऐसी जो पहली जनन नलिका है जो वर्षण के बाहर पाई जाती है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, एपिडाइडेमिस होती है। वो एपिडाइडेमिस के अंदर अपन देख सकते हैं 3 भाग होते हैं, जैसे आपका ये हेड है ना, ये वाला आपका सिर है, ये मुख्य काय और पीछे के नीचे क्या है, टेल। सिर, मुख्य काय और टेल, तो आप देख सकते हो कौन कौन सी है, ये आपकी सिर है, ये आपका मुख्य काय यानी कि कॉर्पस, और पूंछ को अपन क्या कहते हैं, कोडा। सिर को क्या कहते हैं, कापुट, मध्य काय को कहते हैं कॉर्पस, और पूंछ को क्या कहते हैं अपन, कोडा कहते हैं। ये एपिडाइडेमिस के पूरा एक डायग्राम है, ये आपके टेस्टिस है, ठीक है। तो एपिडाइडेमिस के मैंने 3 भाग बताए, कापुट, कॉर्पस और कोडा, ये 3 भाग आपको याद रखना है। एपिडाइडेमिस का कार्य क्या होता है, शुक्राणु को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। शुक्राणु जो होते हैं अगतिशील होते हैं। कौन से शुक्राणु, जो अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की जब मैं प्रक्रिया बताऊंगा तो उसमें स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटिड जो होता है वो आपके कैसे गोलाकार होते हैं, जबकि स्पर्मेटोजोआ या कि जो कि स्पर्म, दोनों एक ही बात है, उसमें वो कैसे होते हैं, आप कैसे गतिशील होते हैं। तो शुक्राणु को जो गतिशीलता प्रोवाइड होती है वो कहाँ होती है, एपिडाइडेमिस के अंदर। और शुक्राणु जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो एपिडाइडेमिस के अंदर जो होते हैं वो टेम्परेरी रूप से यानी कि अस्थायी रूप से क्या होते हैं, संग्रहित भी रहते हैं। 2 काम है एपिडाइडेमिस के, शुक्राणु को गतिशीलता प्रोवाइड होती है और अस्थायी रूप से शुक्राणु जो होते हैं वहां पे संग्रहित भी रहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए आप, ये आपका किसका डायग्राम है आपको ही बताएं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब अपन बात करने वाले हैं जो आपको मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, इस डायग्राम को मैं ढंग से आपको क्लियरिफाई करवाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने टेस्टिस की बात की, टेस्टिस की बात कर ली मैंने, ठीक है। टेस्टिस के बाद आप देख सकते हो, टेस्टिस के अंदर आपने क्या देखा, जो शुक्राणु का मैंने पाथवे बताया था, जो स्पर्म का आपका पाथवे आपने जो देखा है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया। टेस्टिस के जो बाहर सबसे पहली जनन नलिका थी वो कौन सी थी, आपकी एपिडाइडेमिस, ठीक है। एपिडाइडेमिस के बाद आप ये देख सकते हो ये कौन सी आपकी नलिका है, वाजा डिफरेंशिया। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी आपकी, वाजा डिफरेंस,
या इसको अपन कहते हैं डक्टस डेफरेंस भी कहा जाता है, या शुक्रवाहिनी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहते हैं वाजा डिफरेंशिया जो होती है वो आगे जाके किसमें खुल रही है आपकी, ये देख सकते हो। वाजा डिफरेंशिया जो होती है वो आपके किसमें खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट में। ये आपकी क्या इजैकुलेटरी डक्ट जो आगे जाके किसमें खुलेगी, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा जो होता है वो आगे जाके आपका पेनिस के अंदर इसे खुल जाता है और स्पर्म इसके द्वारा क्या है बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोरिंग हो रही क्या, अरे कुछ आ रहा है क्या। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इंटरटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होती है। इंटरटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में कौन कौन सी आएगी, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबली रेक्टी, रेटेटेस्टिस और वाजा इफ्रेंसिया, ये सब किस में आएंगे, इंट्राटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद स्पर्म का जो पाथ वो कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस से वाजा डिफरेंशिया से आपका इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा से पेनिस के द्वारा जो पेनिस का जो चित्र होता है जिसे अपन कहते हैं पिनाइल मीटस कहते हैं, उसके द्वारा स्पर्म कहता है बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपके टेस्टिस के अंदर भी आपको मैंने बताया इंटरटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स 4 आ गई उसमें। फिर उसके बाद एपिडाइडमिस से किस में जाएगा आपका वाजा डिफरेंस के बाद में क्या है आपका ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे होती है इजैकुलेटरी डक्ट से आपके कहते हैं यूरेथ्रा से पिनाइल से होते हुए बाहर निकल जाएंगे स्पर्म। इस प्रकार का जो मैंने पाथ हुआ आपको बता दिया है। ठीक है, स्पर्म का पाथ इस प्रकार से होता है। और ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन मानव में जनन ग्रंथियां। मानव में जनन ग्रंथियां का क्या मतलब होता है, और मानव में जो जनन ग्रंथियां होती है उसमें जो सबसे पहले एक शब्द है ग्रंथि का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी उत्तक के अंग अगर आपका उससे अगर कोई सीक्रेशन होता है, ग्लैंड किसे कहते हैं, कोई भी उत्तक के अंग जो किसी चीज का सीक्रेशन करती हैं उसे क्या कहते हैं अपन, ग्रंथि या ग्लैंड भी कहते हैं। तो मानव में जनन ग्रंथियां सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वन पेयर क्या होता है आपका सेमाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड और वन पेयर बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड पाई जाती है किसमें, मानव में जो जनन ग्रंथियां होती हैं 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक जोड़ी सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और वन पेयर यानी कि 2 आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या इसको अपन काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि मानव में यानी कि नर में जो आपको देख सकते हैं ये कि जो सेमाइनल वेसिकल यानी शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और काउपर्स ग्लैंड होती है। मैं आपको पहले डायग्राम देख सकते हो आप, इस डायग्राम के अंदर ये क्या है आपका सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ये आपकी क्या है सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये आपको दिख रहा है ये और ये क्या है काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड से निकलने वाला जो सम्मिलित सीक्रेशन होता है उसको अपन ने एक नाम दिया सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि व काउपर्स ग्रंथि, इन सब का जो सम्मिलित सीक्रेशन होता है, इन तीनों मिलकर जो सीक्रेशन को निकालती हैं इसको अपन ने नाम दिया सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर क्या क्या होगा, फ्रक्टोज शुगर होती है, सिट्रिक एसिड होता है और एंजाइम होता है। फ्रक्टोज शुगर किस प्रकार की शर्करा होती है, बायोमोलिक्यूल्स हर चैप्टर में पूछा जाता है। फ्रक्टोज शुगर 6 कार्बन की शर्करा होती है यानी कि हेक्सोज शर्करा होती है, और ये जो होती है ईंधन या ऊर्जा के रूप में कार्य होता है। ईंधन या ऊर्जा यानी कि जो स्पर्म वगैरह होता है, शुक्राणु को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो कहां से प्राप्त होती है, फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से क्या करता है, शुक्राणु जो होता है वो ईंधन या ऊर्जा को प्राप्त करता है, जिससे कहते हैं उसको मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है ना शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय का जो योगदान होता है वो 60 से 70% होता है। ऐसा नहीं कि मतलब सबका योगदान नहीं, सबका योगदान होता है। शुक्राशय का भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी होता है, काउपर्स ग्लैंड का भी होता है, लेकिन मैंने बोला है कि 60 से 70% योगदान, सबसे अधिकतम योगदान जो होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, शुक्राशय का होता है। ठीक है, जनन ग्रंथियों में मैंने आपको बताया इन सब का सम्मिलित सीक्रेशन सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। सेमाइनल प्लाज्मा के साथ अगर कोई स्पर्म मिल जाता है तो उसको अपन सीमन या वीर्य कहते हैं। सीमन या वीर्य किसे कहते हैं, सोचो आप जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है जिसमें फ्रक्टोज, शुक्र, सिट्रिक एसिड, एंजाइम ये सब पाए जाते हैं, इसके साथ अगर स्पर्म मिल जाता है तो उसे अपन सीमन कहते हैं। यानी कि जो मेल मास्टरबेशन करके जिस पदार्थ का सिक्रेशन करता है उसे अपन सीमन कहते हैं, क्योंकि उसमें सेमाइनल प्लाज्मा भी होता है और स्पर्म भी होते हैं।
कई जने बोलते हैं कि नहीं उसने स्पर्म का इजैकुलेशन किया, नहीं, स्पर्म के अलावा उसमें सेमिनल प्लाज्मा भी होता है, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। सीमन या वीर्य के बारे में जो थ्योरी है उसकी क्या है कि सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को अपन क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। और सीमन की जो पीएच होती है वो 7.2 से 7.4 होती है। और आपको पता है 7.2 से 7.4 का सीधा मतलब क्या होता है, वो हल्का सारी होता है। प्रति स्खलन सीमन कितना निकलता है, 200 से 300 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख एंड 200 से 300 मिलियन यानी 20 से 30 करोड़ शुक्राणु प्रति इजैकुलेशन में लगता है। अगर कोई भी मेल बंदा जो होता है एक बार मास्टरबेशन करता है या एक बार किसी महिला के साथ कॉपुलेशन या संगम करता है, वो एक बार में कम से कम 20 से 30 करोड़ यानी कि 200 से 300 मिलियन शुक्राणु को त्याग देता है, बाहर फेंक देता है अपनी बॉडी से। समझ रहे हो आप, एक बार में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर इजैकुलेट होते हैं। किसी भी मेल का एक स्पर्म ही होता है जो ओवा के साथ क्या होता है, संपर्क में आता है और उसके अंदर भेद कर उसे अंदर चला जाता है और बच्चा क्या होता है, उत्पन्न करता है। एंड एक स्पर्म से ही क्या होता है, बच्चा उत्पन्न होता है। अगर 2 चले गए तो ट्विंस हो जाएंगे, वो तो आपको पता ही है। लेकिन 200 से 300 मिलियन जो अगर एक बार में बह रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक स्पर्म ही होता है जो किसी बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट है कि जनन सक्षम यानी फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप के लिए होने चाहिए और 40% जो स्पर्म होते हैं वो विग्रस मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता वाले होने चाहिए। क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी मेल जो होता है अगर उसका सीमन एनालिसिस करवाया जाता है तो उससे ये पता पड़ता है कि कोई भी मेल अगर फर्टिलिटी यानी जनन सक्षम कब हो सकता है, कब वो बच्चा पैदा करने में सक्षम हो सकता है, जब उसके स्पर्म्स को देख के ये पता लगाया जाता है कि उसके अंदर 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप वाले होने चाहिए, जबकि 40% जो स्पर्म होते हैं वो विग्रस मोटिलिटी यानी तीव्र गतिशीलता वाले होने चाहिए। ये आपको पता है, ठीक है। अब मैंने बताऊँ, आप मोटा मोटा मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिया है वो आपको पता होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने स्टार्ट किया था उसके बारे में मैं अभी तक डिस्कशन कर चुका हूं। वो आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको सबसे पहले टेस्टिस की बात की। टेस्टिस जो होता है वो आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्पर्म का भी निर्माण करता है और एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी सीक्रेशन टेस्टिस से होता है, इसलिए इसको अपन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं। थोड़ा सा वापस क्विक रिविजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपन ने बात की रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स में अपन ने एक तो इंटरटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स की बात की। इंटरटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर अपन ने सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबली रेक्टी, रेटेटेस्टिस और वाजा एप्रेंशिया की अपन ने बात की, ठीक है। और उसके बाद में जो इंटरटेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के बाहर यानी कि वर्षण के जो बाहर जो नलिकाएं होती है वो आपकी होती है एपिडिडाइमिस, वाजा डिफरेंशिया और इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में अपन ने किस किस की बात की, सेमाइनल वेसिकल की बात की। सेमाइनल वेसिकल जो 60 से 70% योगदान जो होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा को बनाने में सेमाइनल वेसिकल का होता है। और सेमाइनल वेसिकल एक जोड़ी होती है, ठीक है। और प्रोस्टेट जो होती है वो आपकी सिंगल होती है, आपको पता होगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आपकी किधर सिंगल ग्लैंड होती है। हाँ, उसके बाद में मैं क्या बताना चाहता था कि और आपके बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको अपन काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड जो होती है वो आपकी 1 पेयर होती है, ठीक है, मेल के अंदर। इसका कार्य क्या होता है, लुब्रिकेशन के रूप में कार्य करती है, स्नेहन प्रोवाइड करती हैं। जब भी कोई मेल ना फीमेल से अगर कॉपुलेशन या संगम बनाता है, कोई सेक्स करता है, उस वक्त आता है स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन का कार्य करती है, फ्रिक्शन को कम करने का कार्य काम करती है, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स करती हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए, वो उसका नाम क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बाह्य जननांग का नाम होता है पेनिस। अब अपन बात करने वाले पेनिस के बारे में कि जो पेनिस होता है वो किस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलियन की पेनिस, ये आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार डायग्राम में वापस बताना चाहता हूं। ये पूरा का जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, पेनिस का होता है। ये पूरा पार्ट किसका होता है, आपका पेनिस का होता है। पेनिस का जो बाहर पिंक कलर का जो आपको है ना, ये गुलाबी रंग की जो स्ट्रक्चर दिखाई जाती है इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। पेनिस का फुला हुआ जो भाग होता है उसे अपन ग्लांस पेनिस, इंसिशन का जो फुला हुआ भाग उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस के आसपास में आपको पता होगी जो फोल्ड नुमा संरचना दिखाई देती है उसको अपन, स्किन के जो फोल्ड होते हैं उसको अपन प्रीप्यूज कहते हैं। और जिसके माध्यम से पेनिस के सबसे बाहरी और पे एक छिद्र नुमा संरचना या छिद्र पाया जाता है उसको अपन
पिनाइल मिट्टस कहते हैं। और पिनाइल मिट्टस आपको पता है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मेल के अंदर जो पिनाइल मिट्टस होता है वो आपको यूरिन को पास आउट करने के लिए, जबकि और सीमेन का भी सीक्रेशन कहाँ से होता है? पिनाइल मिट्टस से ही होता है। इसलिए यह कॉमन पाथवे माना जाता है किसके लिए? स्पर्म का एजुकुलेशन यानी कि सीमेन का एजुकुलेशन और यूरिन दोनों के पास आउट करवाने के लिए एक प्रकार का कॉमन पाथवे होता है, जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर यूरिन को पास आउट करने के लिए यूरिथ्रल जो मिट्टस होता है, जो छिद्र होता है वो अलग होता है, जबकि ओवा को प्रोड्यूस करने के लिए जो छिद्र होता है वो आपका अलग होता है, जबकि मेल में कहता है एक कॉमन पाथवे होता है। ठीक है, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले आगे किसकी बात करेंगे? अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया अंग की अपन बात करने में लगे हुए हैं कि जो बाह्य जननांग होता है उसके बारे में। जो पेनिस जो होता है वो एक प्रकार का बाह्य जननांग है। इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू यानी उत्तेजक उत्तक पाया जाता है जो पेनिस को सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं। पेनिस जो होता है, जो कॉपुलेशन के समय जब पेनिस की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो फीमेल की वेजिना में जब प्रवेश करता है तो उसको सीधा खड़ा होना चाहिए है। तो सीधा खड़ा होने के लिए कौन मदद करता है? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं उसके अंदर, जो कहता है पेनिस को सीधा खड़ा होने में मदद करते हैं। ठीक है, पेनिस का डायग्राम मैंने आपको पीछे समझा दिया है। और इसके अंदर 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक स्पॉन्जियम, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम नामक जो ना टिश्यू पाए जाते हैं, इनसे मिलकर ये बना हुआ होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जिसको पृष्ठीय भाग में होता है। 2 आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे की जो होता है वो आपका एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम टिश्यू होता है, जो कि अधर यानी कि वेंट्रल भाग में पाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका है कि फुला हुआ भाग को अपन ग्लांस पेनिस कहते हैं। स्किन का जो फोल्ड होता है ग्लांस पेनिस के चारों ओर, उसे अपन प्रिप्यूज कहते हैं। और जो छिद्र होता है उसे पिनाइल मिट्टस कहा जाता है, जो कि कॉमन पाथवे होता है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। वसन को शल्य तकनीक से हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ऑर्कियोडेक्टोमी कहा जाता है। जब भी किसी भी टर्म के पीछे टॉमी लग जाता है तो उसका मतलब होता है रिमूव करना। टेस्टिस को रिमूव करना क्या कहलाता है? ऑर्कियोडेक्टोमी कहलाता है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ऑर्कियोपेक्सी के बारे में बताए थे। जब कोई भी जो आपके टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं और स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। इस तरह से मैंने आज आपके जो रिप्रोडक्शन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के जो सर्टोली सेल्स क्या होती है, मेल जम सेल्स क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन किया। और आज अपन ने कंप्लीटली सब देख लिया है कि जो ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें मैं आपको ये कल के लिए जो कल मैंने जो बताई थी आपको, जैसे इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से आपने देखा था कि वो टेस्टिस जो होता है वो इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में प्रवेश हो जाता है या प्रवेश कर लेता है। तो मैं आपको किसी ने मेरे को पूछा था कि आपकी इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? इंग्वाइनल जो हर्निया होता है वो क्या होता है? तो वो उसका जो एक डाउट था वो मैं अपन आज अभी क्लियर कर ले। किसी ने पूछा था इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल हर्निया का क्या मतलब होता है? जो आपने इंग्वाइनल कैनाल देखी थी उसके जो टिश्यू होते हैं वो टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो छोटी आंत का कुछ भाग जो होता है वो स्क्रोटम में चला जाता है। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब जो इंग्वाइनल कैनाल जो मैंने आपको बताई थी, जिससे होकर जो टेस्टिस जो होते हैं वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ आ जाते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो इंग्वाइनल कैनाल के जो टिश्यू टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी आंत का जो स्मॉल इंटेस्टिन होती है उसका जो कुछ भाग जो होता है, स्मॉल इंटेस्टिन का कुछ भाग जो होता है वो किस में चला जाता है? स्क्रोटम में, वृषण कोच में चला जाता है। उसको अपन इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब? इंग्वाइनल कैनाल के उत्तक टूट या नष्ट हो जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टिन यानी कि छोटी आंत का कुछ भाग स्क्रोटम में चला जाता है, उसे इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा के लिए है, नीट के लिए इतना नहीं पूछते हैं। उसे इंग्वाइनल
हर्निया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो अपना लेक्चर जो होता है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और कोई देख लेते हैं कोई पॉइंट वगैरह छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका जो पार्ट 2 है वो रिप्रोडक्शन का खत्म हो गया है। अब अपन मिलेंगे वापस अगले लेक्चर, किसमें, लेक्चर नंबर 3 में। और गाइज आप ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल है, चैनल का नाम क्या है, राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। इस चैनल को आप कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और मतलब बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी जो आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज माई वीडियो।